हमारा सबक चल रहा है कसरों पर अमल। आइए समझ लें। आज हमें ज़रबी माकूस को समझना है। ज़रबी माकूस क्या होता है? ज़रबी माकूस किसे कहते हैं? माकूस ये लफ्ज अक्स से बना है। अक्स, जैसे आईने में हमारा अक्स नजर आता है। यस सर। तो अक्स से बना है माकूस। अब ज़रबी माकूस यानी क्या? देखिए यहां पर कुछ मिसालें दी गई हैं। जैसे पहली मिसाल है जिसमें 5/6 इस कसर का ज़रब 6/5 से किया गया है ना। लेकिन दोनों कसरों में क्या खास बात है? देखिए यहां पर जो शुमार कुनिंदा है वही यहां पर नसब नुमा में बैठा है, और पहली कसर में जो नसब नुमा है दूसरी कसर में वो शुमार कुनिंदा में बैठ गया है। मतलब ये कसर सीधी अगर है तो ये उसकी उल्टी कसर है। यहाँ पे जो छत के ऊपर बैठा है यहाँ वो छत के नीचे बैठा है। यहाँ जो छत के नीचे बैठा है यहाँ वो छत के ऊपर बैठा है। एक दूसरे के उलट दोनों भी कसरे हैं। दोनों का ज़रब करना है 5/6 ज़रब 6/5। कैसे करेंगे? देखिए इधर आएगा 5 ज़रब 6/6 ज़रब 5। अब देखिए यहाँ पर नीचे के आदात से ऊपर के आदात कट जाते हैं। 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। या फिर अगर यहाँ नहीं भी काटेंगे तो देखिए 5 छक्का 30, 6 पंजे 30, ऊपर भी 30 नीचे भी 30, 30 से 30 तकसीम हो जाएगा। जवाब क्या आएगा? 1/1 यानी 1, 30/30 यानी 1। जब शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में एक ही अदद हो तो जवाब 1 आता है। जब किसी अदद को वही अदद तकसीम करता है तो जवाब 1 आता है। तो यहाँ पर 5/6 और 6/5 दोनों कसरों का ज़रब करने के बाद जवाब आया है 1। दूसरी मिसाल यहाँ पर देखिए 4 ज़रब 1/4। इसे कैसे हम ज़रब करेंगे? 4 को हम कसर बनाएंगे। 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। ज़रब 1/4। अब ये भी जो है कैसी कसरें हैं? देखिए यहाँ जो शुमार कुनिंदा है वो यहाँ नसब नुमा में है, यहाँ जो नसब नुमा में है वो यहाँ पर शुमार कुनिंदा में। दोनों का ज़रब 4 ज़रब 1/1 ज़रब 4। जवाब आएगा 4 एका 4/1 चौक 4, 4/4 यानी 1। तीसरी मिसाल पे गौर कीजिए 3/2 ज़रब 2/3। यहाँ जो छत के ऊपर है यहाँ वो नीचे बैठा है, यहाँ जो नीचे बैठा है वो यहाँ ऊपर बैठा है। ये कसर और ये कसर में क्या फ़र्क है? एक अगर सीधी है तो दूसरी उल्टी है। इसका ये अक्स है। आईने में जो हमारा सीधा हाथ है आईने में वो बायां नजर आता है, और जो हमारा बायां हाथ है आईने में वो सीधा नजर आता है। तो यहाँ पर भी उसी तरह की ये कसर दोनों कसरें हैं। दोनों का ज़रब कैसे होगा? देखिए 3 ज़रब 2/2 ज़रब 3 बराबर 3 दूनी 6/2 तिया 6, 6/6 यानी 1। तो ये जो उल्टी पुल्टी कसरे हैं इनका जवाब हर जगह क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। चौथी मिसाल देखिए 71/3 ज़रब 3/71। ये भी ऐसी ही कसरें हैं। पहली कसर में के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा, दूसरी कसर में अदल बदल हो गया है। जो शुमार कुनिंदा था वो नसब नुमा बन गया है, जो नसब नुमा था वो शुमार कुनिंदा बना गया है। तो दोनों का ज़रब कैसे हो रहा है? देखिए 71 ज़रब 3/3 ज़रब 71। जवाब क्या होगा? 3 एका 3, 3 सता 21। इधर 3 एका 3, 3 सता 21, 213/213 यानी 1।
हर जगह जवाब एक आ रहा है। तो यहां पर ये जो कसरे हैं, ये कसरे एक दूसरे की ज़रबी माकूस कसरे कहलाती है। उलट, एक दूसरे की उलट। तो 5/6 और उलट के लिए यहां पर कौन सा लफ्ज है? माकूस। 5/6 का ज़रबी माकूस 6/5 है। 4 यानी 4/1 का ज़रबी माकूस 1/4 है। 3/2 का ज़रबी माकूस 2/3 है। 5/6 का ज़रबी माकूस कौन है? 6/5 है। उसी तरह 6/5 का ज़रबी माकूस 5/6। दोनों एक दूसरे के ज़रबी माकूस है। तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 5/6 का ज़रबी माकूस 6/5 है और 6/5 का ज़रबी माकूस कौन है? 5/6 है। दोनों एक दूसरे के ज़रबी माकूस है। यहां देखिए 4 यानी 4/1 का ज़रबी माकूस 1/4 है और 1/4 का ज़रबी माकूस कौन है? 4/1 यानी 4 है। 4 के बटे में 1 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। 3/2 का ज़रबी माकूस 2/3 और 2/3 का ज़रबी माकूस कौन है? 2/3 का ज़रबी माकूस 3/2 है। तो यहां से आपको और एक बात समझ में आ गई होगी कि जब दो कसरें एक दूसरे की ज़रबी माकूस होती हैं तो दोनों का ज़रब करने पर जवाब क्या आता है? 1 आता है। जो दो ज़रबी माकूस कसरों को, ऐसी कसरें जो एक दूसरे की ज़रबी माकूस है, उनका ज़रब करने पर जवाब क्या आता है? 1 आता है। तो ये हमारी समझ में आ गया क्या कि जब दो आदाद का हासिल ज़रब 1 होता है तब वो आदाद एक दूसरे के ज़रबी माकूस होते हैं। सब मिलकर पढ़िए। जब दो आदाद का हासिल ज़रब 1 होता है तब वो दोनों आदाद एक दूसरे के ज़रबी माकूस होते हैं। अब यहां पर दो बातों पर आपको गौर करना है। आप गौर कीजिए। पहली बात, पहला सवाल आपके लिए है, 1 का ज़रबी माकूस क्या है? बोलिए, 1 का ज़रबी माकूस। शाबाश, क्या होगा? 1/1 और 1/1 यानी 1। वेरी गुड। इस्तकबाल कीजिए सादिया का। 1 का ज़रबी माकूस 1 ही होता है। आपने गौर किया कि 1 का ज़रबी माकूस क्या होगा? 1 का ज़रबी माकूस 1/1 यानी 1, यानी 1 का ज़रबी माकूस। इसलिए 1 का ज़रबी माकूस 1 ही होता है, क्योंकि दोनों का ज़रब भी करेंगे तो 1 ही आएगा। देखिए, 1 को ज़रब 1 से करेंगे तो 1 एका 1 आएगा और जब दो आदाद का हासिल ज़रब 1 होता है तो वो दोनों एक दूसरे के ज़रबी माकूस होते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये उल्टे पुल्टे तो है नहीं। देखो कैसे होते हैं। 1/1 को हम लिख सकते हैं 1/1 और ये 1 को भी 1/1। दोनों उल्टे हैं ना ये? दोनों का ज़रब करेंगे तो 1 एका 1 एका 1/1 यानी। तो इस बात पर आप गौर कीजिए। दूसरी बात, दूसरा सवाल, क्या सिफर का ज़रबी माकूस होता है? होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? शाबाश। देखिए, यह है सिफर।
अब सिफर को आप 0/1 लिख सकते हैं। अब 0/1 अगर ये कसर की सूरत है तो इसका ज़र्बी माकूस क्या होना चाहिए? 1/0। लेकिन कसर में कभी भी नसब नुमा में 0 आ सकता क्या? नहीं आ सकता। इसलिए 0 का ज़र्बी माकूस होता ही नहीं। 0 का कोई ज़र्बी माकूस नहीं होता। ठीक है। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है कसरों पर अमल। कसरों पर अमल। हमने अभी तक कसरों पर जमा, तफरीक और ज़रब 3 अमाल किए हैं। आज हम चौथा अमल यानी तकसीम का अमल सीखेंगे। कसरों की तकसीम। क्या सीखेंगे? कसरों की तकसीम एक सरगर्मी के जरिए हमें सीखना है। देखिए, हमारे पास एक रोटी है। कितनी रोटियां हैं? हाँ, इसे समझिए कि ये एक रोटी है। ये एक रोटी हमारे पास है। कुल रोटियां कितनी है हमारे पास? एक। हमारे पास कुल रोटियां हैं बराबर 1। अब क्या करना है? हर एक को रोटी देनी है। क्या करना है? हर एक को रोटी देनी है। कितनी? पाव रोटी देनी है हमें। कितनी रोटियां देनी है? पाव। तो देखिए, पाव रोटी देने के लिए हमें रोटी के कितने टुकड़े करना पड़ेंगे? पहले बीच में से इस तरह से आधी आधी रोटी करेंगे और ऐसे। अब इस रोटी के कितने टुकड़े हो गए? 4 बराबर बराबर टुकड़े हो गए। 1 2 3 4। तो पाव का मतलब होता है, पाव का मतलब होता है, पाव बराबर है 1/4, यानी 4 हिस्सों में से एक हिस्सा। 4 हिस्सों में से एक हिस्सा। ये इतना। तो ये होगा, ये इतना हिस्सा क्या कहलाएगा? पाव। अब हर एक को कितनी रोटियां देना है हमको? पाव रोटी देना है। तो कितने कितने लोगों की रोटी पूरेगी? 1 2 3 4। हर एक को पाव पाव देंगे तो कितने लोगों की रोटी पूरेंगी? ये 4। देखिए, रोटी कितने लोगों को काफी होगी? बराबर हमारे पास एक रोटी है। कितनी रोटियां हैं कुल? हाँ, कुल रोटियां 1। अब हमें ये एक रोटी तकसीम करना है लोगों में। क्या करना है? लोगों में तकसीम करना है। लेकिन हर एक को कितनी देना है? पाव पाव रोटी देना है। तो अगर हम इस सवाल को हल करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि रोटी कितने लोगों को काफी होगी। अभी हमने देखा रोटी कितने लोगों को काफी हो रही है। अगर एक रोटी तकसीम की गई लोगों में और हर एक को अगर पाव रोटी दी गई, अगर एक रोटी तकसीम की गई, हर एक को पाव रोटी दी गई, तो ये रोटियां कितने लोगों को काफी हो रही है? 4। हमने बिना इसको हल किए डायरेक्ट सही जवाब लिख दिया, क्योंकि हमने इस सरगर्मी के जरिए समझा है कि अगर एक रोटी पाव पाव उसके 4 हिस्से कर दिए गए तो कितने लोगों को काफी होगी? 4 लोगों को काफी होगी। अब देखिए, यहां पर आ जाइए। इसी सवाल को तकसीम 1/4 बराबर क्या जवाब आया है? 4। इसी सवाल को मैं ऐसे लिखता हूं, 1 की जगह पर 1, तकसीम का उलट मैं करता हूं ज़राब, और 1/4 का उलट यानी 1/4 का ज़रबी माकूस करता हूं। क्या हो जाएगा? 4/1। अब देखिए क्या जवाब आता है। बराबर 1 ज़रब 4/1 यानी 1 ज़रब 4/1 यानी 4, और 1 चौक 4, यानी 1 तकसीम 1/4 का जो जवाब आया है वही 1 ज़रब 4/1 का आया है। इसका मतलब यह है कि अगर 1 को तकसीम किया गया कितने से?
1/4 से, तो इसका मतलब होता है 1 को ज़रब किया गया 4/1 से। दोनों का जवाब एक ही आता है, और वो क्या आता है? 4। ठीक है, तो यहां पर ये समझ लीजिए आप, ये यहां पर ये अमल आपको समझना है कि किसी कसर को या किसी अदद को अगर कोई कसर या कोई अदद तकसीम करता है तो हम उसको ही ज़रब की सूरत में लिख सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, जो मकसूम अलैह है यानी तकसीम करने वाला अदद, उसका ज़रबी माकूस लिख देना पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है कसरों पर अमल, जिसमें हम कसरों की तकसीम सीख रहे हैं। कल हमने एक मिसाल के जरिए कसरों की तकसीम को समझने की कोशिश की है। आज मजीद एक मिसाल के जरिए कसरों के दरमियान तकसीम के अमल को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर मिसाल दी गई है, गुड़ की हर भेली 1 किलोग्राम की है। गुड़ की भेलियां होती है ना, हाँ, हर भेली छोटी छोटी भेलियां हैं 1-1 किलोग्राम की। ऐसी 6 भेलियां हैं। ऐसी कितनी भेलियां हैं? 6 भेलियां हैं। ये 6 भेलियां हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 भेलियां कुल है, ऐसा समझिए मेरी दुकान में ऐसी 6 भेलियां हैं गुड़ की। एक खानदान को 1 महीने में 1.5 किलो गुड़ या 1.5 किलोग्राम गुड़ दरकार होता है। एक खानदान को कितना गुड़ लगता है? 1.5 किलोग्राम। तो ये भेलियां कितने खानदानों के लिए काफी होंगी? ऐसा समझिए मेरी दुकान में 6 किलोग्राम गुड़ है। ये ग्राहक आए हैं, आप किस लिए आए हैं? गुड़ के लिए। क्या चाहिए आपको? हाँ, ये सब ग्राहक मेरी दुकान में आए हैं, इन सबको क्या चाहिए? गुड़ चाहिए। ये हर खानदान से एक फर्द यहाँ पर आया है और अपने अपनी खानदान के लिए ये सब गुड़ लेने जा रहे हैं। हर एक को 1.5 किलो गुड़ चाहिए। कितना? 1.5 किलो। अब मेरी दुकान में 6 किलोग्राम गुड़ है। अब देखते हैं मेरी दुकान में का गुड़ कितने ग्राहकों को काफी होगा। हो सकता है कुछ ग्राहकों को वापस जाना पड़े। देखिए हम यहां से शुरुआत करते हैं। एक लड़का एक लड़के को देंगे, फिर एक लड़की को देंगे। हाँ, मतलब नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। चलिए आप आइए, पहले आइए यहां पर। इनको हमें 1.5 किलो गुड़ देना है। कितना? 1.5 किलो गुड़। 1.5 का मतलब होता है 1 भेली पूरी और आधी। इसके 2 टुकड़े करना पड़ेंगे। कितने टुकड़े करना पड़ेंगे? 2। ये इसके 2 टुकड़े करके ये आधा टुकड़ा और ये पूरी, इस तरह से कैफ साहब को 1.5 किलोग्राम गुड़ दे दिया गया। चलिए आप अपना गुड़ लेकर चले जाइए। एक खानदान हो गया। अब एक लड़की को देंगे। क्या नाम है आपका? मैया। क्या चाहिए आपको? गुड़। कितना? 1.5 किलो। शाबाश। देखिए 1.5 किलोग्राम गुड़ सुमैया के खानदान को देना है। ये आधा किलोग्राम पहले से हमारे पास बचा है ना? और ये एक, यानी ये कितना हो जाएगा? 1.5 किलो हो जाएगा। तो ये गुड़ जो है हम सुमैया के खानदान को दे देंगे। ठीक है सुमैया, आप अपना गुड़ लेकर चले जाइए। उसके बाद आइए, क्या नाम है आपका? हुजैफ साहब। क्या चाहिए? गुड़। कितना? 1.5 किलोग्राम गुड़ चाहिए आपको। कोई बात नहीं, शाबाश। चलिए ये एक भेली पूरी, इसको आधी कीजिए। चलो इसको आधी कीजिए, और ये आधी और ये पूरी, इस तरह से 1.5 भेली यानी 1.5 किलोग्राम गुड़। हाँ, ये हुजैफ साहब आपका 1.5 किलोग्राम गुड़ आप लेकर चले जाइए। चलिए एक लड़की आइए,
क्या चाहिए? गुड़ कितना? 1.5 किलो। शाबाश। चलिए चलो अयान साहब, इनको भी हमें 1.5 किलो गुड़ देना है। ये आधी भेली और ये पूरी, ये दोनों मिला के कितना किलो हो जाएगा? 1.5 किलोग्राम। जाहिद साहब देखिए, मेरी दुकान में जितना भी गुड़ था वो पूरा खत्म हो चुका है, लिहाजा आपको मैं गुड़ नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 6 किलोग्राम ही गुड़ था। ठीक है, आप किसी और दुकान से ले लीजिए। हाँ, तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 6 किलोग्राम गुड़ हमने कुछ खानदानों में बांटा है। हर खानदान को कितना गुड़ दिया है? 1.5 किलोग्राम। तो देखिए कितने खानदानों को हम गुड़ दे सके हैं। एक खानदान, ये दूसरा खानदान, तीसरा खानदान। सबसे पहले किसको गुड़ दिया हमने? कैफ साहब के खानदान को दिया। फिर उसके बाद सुमैया बाजी के खानदान को गुड़ दिया। फिर जैद साहब के खानदान को गुड़ दिया। और फिर चौथे नंबर पर हमने सादिया के खानदान को। तो कितने खानदानों का हम गुड़ दे सके हैं? 4। 6 किलो गुड़ कितने खानदान को काफी हुआ है? 4 खानदानों को। देखिए अब ये 4 हमारा जवाब आना चाहिए। 1.5 किलोग्राम यानी कितना होता है, पहले ये समझ लीजिए। 1.5 किलोग्राम का मतलब होता है एक पूरा और आधा, मतलब एक पूरा और आधा। इसे कैसे लिखेंगे? देखिए, एक पूरा जमा 1/2, 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा, 1/2 यानी आधा। 1 किलो में आधा किलो जमा करें तो कितना होगा? देखिए, इसी को हम कैसे लिखेंगे? 1/1 जमा 1/2, दोनों की जमा कर लेंगे। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? इसका नसबनुमा 2 बनाना पड़ेगा, मतलब इसे 2/2, 1/1 को क्या लिखना पड़ेगा? 2/2 जमा ये 1/2, और दोनों मिला के कितना होगा? यहां नसबनुमा बराबर हो गए, 2 और 1 3/2। देखिए, यानी 1.5 किलोग्राम को हम रियाजी की सूरत में कैसे लिखेंगे? 3/2। 1.5 किलोग्राम को हम 3/2 लिखेंगे। अब हर खानदान को गुड़ चाहिए 1.5 किलोग्राम, और कुल गुड़ है हमारे पास कितना? 6 किलोग्राम। तो कुल गुड़ को हम हर खानदान को दरकार गुड़ से तकसीम करेंगे। कुल गुड़ 6 किलोग्राम है, तकसीम करेंगे उसे, हर खानदान को कितना गुड़ चाहिए? 1.5 किलोग्राम। 1.5 किलोग्राम का मतलब क्या है? 3/2। 6 तकसीम 3/2, इसका जवाब हम लाएंगे। 6 तकसीम 3/2 का मतलब होता है 6 ज़रब 3/2 का ज़रबी माकूस 2/3। जब कसरों का तकसीम करना हो तो उसे ज़रब की सूरत में लिखकर दूसरी कसर को उल्टा कर देते हैं, ज़रबी माकूस। 6 ज़रब 2/3 बराबर होगा, 6 को लिखेंगे 6/1 ज़रब 2/3, ये बराबर होगा 6 ज़रब 2, ऊपर का ज़रब बटे 1 ज़रब 3 बराबर। इधर करते हैं अगला स्टेप, यह है 6 दूनी 12 बटे 3 का 3, 12/3। अब 12 को 3 तकसीम करेंगे, 3 चौक 12। कितने खानदानों को गुड़ पूरा है फिर? 4। और हमने वैसे जब गुड़ बांटा तो कितने खानदानों को काफी हुआ था? वो 4। और जवाब भी हमारा कितना आया है? 4। इसलिए हम आखिर में लिखेंगे 6 किलोग्राम गुड़ 4 खानदानों के लिए काफी होगा। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है कसरों पर अमल, जिसमें कसरों की तकसीम हम सीख रहे हैं। मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए हमने कसरों की तकसीम को समझने की कोशिश की है। यहां पर मजीद 2 मिसालें हम हल करेंगे। पहली मिसाल है 5/7 तकसीम 2/3।
ये कसरों की तकसीम है, कसरों के दरमियान तकसीम का अमल है। कैसे किया जाता है हम जानते हैं। 5/7 तकसीम 2/3 का मतलब है बराबर 5/7 तकसीम का उलट अमल होता है ज़रब। हम तकसीम के बजाय इसे ज़रब की सूरत में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर तकसीम को ज़रब किया तो तकसीम करने वाली जो कसर है उसका ज़रबी माकूस हो जाता है, यानी 2/3 का 3/2 होता है। मतलब 5/7 को 2/3 से तकसीम करने का मतलब है 5/7 को 3/2 से ज़रब करना। अब जो है ज़रब हमें आती है ऊपर ऊपर का ज़रब 5 ज़रब 3 बटे 7 ज़रब 2, 7 ज़रब 2, ये हो जाएगा 5 तिया 15 बटे 7 दूनी 14। चूंकि ये गैर वाजिब कसर है, नसब नुमा छोटा और शुमार कुनिंदा बड़ा हो गया, लिहाजा हम इसे मुरक्कब कसर की सूरत में लिखेंगे बराबर 14 एका 14, 15 में से 14 कम हो गए तो बचा 1/14, यानी 15/14 को 1 सही 1/14 लिख सकते हैं। ठीक है। उसी तरह दूसरी मिसाल है 12 तकसीम 4। अब इसे हम आम तरीके से तो तकसीम कर सकते हैं, 4 तिया 12, 3 जवाब आना चाहिए, लेकिन यहां पर हम कसरों की तकसीम के उसूल से इसे करेंगे, मतलब इन्हें कसरे बनाकर। हम जानते हैं कि कसरों की तकसीम के उसूल से इसे हल करने के लिए कसर किस तरह बनाएंगे। 12 को लिखेंगे 12/1, किसी भी अदद को कसर की सूरत में लिखने के लिए उसके बटे में 1 लिख देना चाहिए। 4 को हम कसर की सूरत में 4/1 लिखेंगे। अब हमने दोनों को कसर की सूरत में लिखा। अब तकसीम के कसरों के तकसीम के उसूल से हम 12/1 को 12/1 लिखेंगे, लेकिन तकसीम का उलट ज़रब 4/1। यहाँ ज़रब अगर किया हमने तो 4/1 इस कसर का ज़रबी माकूस हो जाएगा 1/4 बराबर ऊपर ऊपर का ज़रब 12 ज़रब 1/1 ज़रब 4, ये हो जाएगा 12 एका 12/4 और 12/4 यानी 4 1 4 4 तिया 12। और यहाँ पर 12 तकसीम 4 हम आम तरीके से भी अगर इसे तकसीम करते तो 12 को 4 से तकसीम करने पर क्या जवाब आता? 4 एका 4 4 दूना 4 तिया 12। ठीक है। इस तरह से जो हमने 2 सरगर्मियां की, उसके बाद 2 मिसालें हल की, तो हमारी समझ में क्या आया? ये हमारी समझ में आ गया किसी अदद को कसर से तकसीम करने का मतलब उस कसर के ज़रबी माकूस से ज़रब देना होता है। यानी कि किसी कसर को या किसी भी अदद को आपको अगर कसर से तकसीम करना है तो उसका मतलब यह है उस कसर का ज़रबी माकूस आप कर दीजिए और उससे उसको ज़रब दे दीजिए। तो जो जवाब तकसीम के अमल में आएगा वही जवाब ज़रब में भी आएगा। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है कसरों पर अमल, जिसमें कसरों की तकसीम हम सीख रहे हैं। आज हम मश्की सेट नंबर 13 के सवालात हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है ज़ैल के आदाद का ज़रबी माकूस लिखिए। ज़रबी माकूस क्या होता है ये हमने सीखा है। यहाँ पर सवालात दिए गए हैं, उन तमाम आदाद के हमें ज़रबी माकूस लिखना है। पहले सवाल में दिया है 7 का ज़रबी माकूस लिखिए। जवाब में हम लिखेंगे 7 यानी 7/1 होता है, 7 यानी 7/1 होता है। लिहाजा 7 का ज़रबी माकूस कितना होगा? ज़रबी माकूस में नसब नुमा वाला अदद शुमार कुनिंदा में जाता है और शुमार कुनिंदा वाला नसब नुमा में, लिहाजा 1/7 होगा। उसी तरह दूसरा अदद है 11/3। 11/3 का ज़रबी माकूस क्या होगा? 11/3 का ज़रबी माकूस क्या होगा? जो शुमार कुनिंदा में है वो नसब नुमा में आ जाएगा और जो नसब नुमा में है वो
शुमार कुनिंदा में चला जाएगा, लिहाजा ये हो जाएगा 3/11। इसी तरह दूसरा सवाल है, ज़ैद की कसरों की तकसीम कीजिए। पहला सवाल उसमें है ज़िमनी सवाल, 2/3 तकसीम 1/4। 2/3 को तकसीम करना है 1/4 से बराबर, लेकिन हम जानते हैं कि 2/3 को तकसीम 1/4 से करने का मतलब है तकसीम का उलट अमल हम करते हैं ज़रब, और 1/4 का ज़रबी माकूस 4/1 या 4 भी लिख सकते हैं आप। 4/1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख भी सकते हैं, और ज़रब के लिए हमें आसानी के लिए लिखना पड़ता है बराबर। ऊपर का ज़रब 2 ज़रब 4 बटे नीचे का ज़रब 3 ज़रब 1, ऊपर हो जाएगा 2 चौक 8 बटे 3 एका 3। यहाँ पे गैर वाजिब कसर है, 3 को बोझ हो रहा है 8 का, तो 3 तकसीम करेगा 8 को, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 की 9 ज्यादा हो जा रही, 3 दूनी 6, 8 में से 6 किलो बोझ कम हुआ तो बचा 2/3। उसी तरह अगला सवाल है चौथा सवाल हल करेंगे। 11/12 को तकसीम करना है 4/7 से बराबर। 11/12 तकसीम को हम ज़रब की सूरत में करेंगे, तो 4/7 का ज़रबी माकूस हो जाएगा 7/4 बराबर। अब ऊपर का ज़रब 11 ज़रब 7 बटे 12 ज़रब 4 बराबर। अब इसमें नीचे ऊपर कोई अदद एक दूसरे को तकसीम नहीं कर सकता, लिहाजा 11 × 30 77 बटे 12 चौक 48। यहाँ पर भी ये गैर वाजिब कसर है, 48 को बोझ हो रहा है, 48 से तकसीम करेंगे, कच्चा अमल करते हैं हम। 77 को तकसीम करेंगे 48 से, तो 48 का 48, 77 में से 48 17 में 7 में से 8 नहीं जाते, 17 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 9, यहाँ 6 में से 4 में बचे 2, एक सही 29 बटे कितने 48। इस तरह से बकिया सवाल हल करेंगे। उसके बाद तीसरा सवाल है यहाँ पर इबादती सवाल, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान एक तहरीक है, सफाई की तहरीक, मुल्क को साफ सुथरा करने की एक तहरीक है, जिस स्वच्छ भारत अभियान के नाम से जाना जाता है। उसमें 420 तलबा ने हिस्सा लिया, 420 तलबा ने सफाई की इस मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने सेवाग्राम नाम के गांव का 42/75 हिस्सा साफ किया। पूरा गांव साफ नहीं किया उन्होंने, बल्कि पूरे गांव का 42/75 हिस्सा उन्होंने साफ कर लिया। तो बताइए हर तालिब इल्म ने सेवाग्राम का कितना हिस्सा साफ किया? सबने मिलकर इतना किया, तो हर एक ने कितना किया? तो सबसे पहले हमें सबने मिलकर कुल हिस्सा साफ किया, कितना? कुल हिस्सा 42/75, इतना पूरा गांव का पूरा हिस्सा, इतना हिस्सा साफ किया। इसे हमें तकसीम करना पड़ेगा। कुल बच्चे 420 है, एक तालिब इल्म का मालूम करना है तो कुल तलबा से हमें तकसीम करना पड़ेगा। तो कुल तलबा कितने हैं? तकसीम कुल तलबा है 420, तो 420 से तकसीम करेंगे 42/75 को बराबर। 42/75 को तकसीम करना है 420 से, तो ज़रब करेंगे 420 का ज़रबी माकूस 1/420 बराबर। ये देखिए यहाँ पर ऊपर का ज़रब होता है 42 ज़रब 1/75 ज़रब 420। यहाँ देखिए 42 और 420 एक दूसरे से कट सकते हैं, 42 का 42, 42 दाहे 420। यहाँ हो गया 1 ज़रब 1 यानी 1 एका 1 बटे 75 ज़रब 10, कितने? 75 ज़रब 10, ऊपर 1 ज़रब 1 आया, इसने तकसीम कर दिया ना इसको। ऊपर वाला अदद नीचे वाले को तकसीम कर सकता, नीचे वाला अदद ऊपर वाले को तकसीम कर सकता। ऊपर हो जाएगा 1 एका 1 बटे 75 ज़रब 10। किसी भी अदद को 10 से ज़रब देंगे तो उस अदद को 1 सिफर बढ़ जाएगा। मतलब हर तालिब इल्म ने कितना हिस्सा साफ किया? गांव का 1/750 हिस्सा। इसलिए हर तालिब इल्म ने गांव का, सेवाग्राम गांव का कितना हिस्सा साफ किया?
1/750 हिस्सा साफ किया। ठीक है।